मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। हमारा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 है फेडरलिज्म। इसको बोलते हैं संघवाद। ये चैप्टर समझने से पहले आपको चैप्टर नंबर 1 में थोड़ा सा वापस जाना पड़ेगा। और ये जो फर्स्ट चैप्टर हमारा था पावर शेयरिंग, आपने देखा था कि पावर शेयरिंग में हमने वी हैव डिस्कस्ड पॉलिटिकल पावर शेयरिंग, और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स के अलावा हमने देखा था कि व्हाट आर द मेन मेथड्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो पॉलिटिकल पावर्स में शेयर्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसको कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। इट कैन बी शेयर्ड अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द सोशल ग्रुप्स। तो जो इसमें ये सेकेंड वाला हमारा मेथड ऑफ पावर शेयरिंग है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यही एक्चुअली फेडरलिज्म का बेस बनता है। तो हमें पता है कि पावर का जो शेयरिंग होता है ये अलग अलग लेवल्स में होता है, यानी पावर एक ही के हाथ में ना होकर वो शेयर्ड बाई होती है अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में। तो बेसिकली व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म इज दैट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज शेयर्ड not only by the single level but by there are more than one level of government. तो नॉर्मली जो फेडरलिज्म होता है इसमें दो लेवल की गवर्नमेंट होती है, एक यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट। ये हम इंडिया में भी इसी को फॉलो करते हैं और मैक्सिमम कंट्रीज में ये ऐसा होता है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक मैप भी दिया हुआ है, आप उस मैप को एक बार देख लीजिएगा। तो ये यूनियन और द सेंट्रल गवर्नमेंट दो लेवल गवर्नमेंट के हैं। और एक तीसरा लेवल भी गवर्नमेंट का होता है जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, स्थानीय सरकार कहते हैं। तो ये स्थानीय सरकार वैसे तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और पंचायती राज के फॉर्म में ये हमारी कंट्री में बहुत सालों से था, लेकिन ये वाला लेवल इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। बाद में 1992 में कुछ अमेंडमेंट हुए जिसके बाद लोकल गवर्नमेंट को भी ज़्यादा पावर्स मिली। ये हम अलग से इसको डिटेल में देखेंगे। अभी आप पहले ये समझिए कि फेडरल वर्सेस यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब होता है, यूनि वर्ड से ही मतलब है वन, जिस कंट्री में केवल एक ही तरह की गवर्नमेंट होती है, एक ही किस्म की गवर्नमेंट होती है, उसको यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं। वो यूनिटरी गवर्नमेंट अपने काम को कन्वीनियंट तरीके से करने के लिए, आसान बनाने के लिए अपने कुछ सबऑर्डिनेट बॉडीज बना देती हैं, अपने अंडर कुछ बॉडीज बना देती हैं जो उसको काम में मदद करते हैं, लेकिन वो केवल काम में मदद करते हैं, उनको पावर्स नहीं दी जाती हैं। तो यूनिटरी गवर्नमेंट में पूरी पावर जो होती है वो एक सिंगल गवर्नमेंट के पास होती है और केवल हेल्पिंग हैंड्स की तरह से वो कुछ ऑर्गन्स को डेवलप कर सकती है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है? फेडरल गवर्नमेंट में एक गवर्नमेंट से ज़्यादा गवर्नमेंट्स होती हैं और इसका सबसे जो कॉमन जो इसका रूप मिलता है वो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्म में। इस दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये जो दोनों ही गवर्नमेंट होती हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली काम करती हैं और नॉर्मल कंडीशंस में वो एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं करती। फेडरलिज्म की भी अलग अलग कंट्री में फॉर्म वेरी करती है, लेकिन हम ज़्यादा जो एग्जाम्पल देंगे वो इंडिया के रेफरेंस में ही देंगे। तो ये दोनों गवर्नमेंट अपने आप में इंडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करती। उनके जो कार्य करने के, उनके जो काम का एरिया होता है वो भी वेल डिफाइंड होता है। और फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को और ज़्यादा डिटेल से समझ सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई एग्जाम। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ये नॉर्मली 5 मार्कर का क्वेश्चन आता है, आप उसके हिसाब से इसे तैयार कर लीजिए। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये हमने पहले से ही आपको बताया है, जिसमें एक लेवल से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है, 2, 3, 4 भी हो सकती हैं। हमारी कंट्री में बेसिकली ये 3 किस्म की हैं। दूसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, सेम सिटीजन्स बट डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस। सिटीजन सेम होते हैं, पूरी कंट्री में ऐसे सिटीजन अलग अलग बटे नहीं होते कि ये वाले सिटीजन पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करेगी और इन पे स्टेट गवर्नमेंट। सेम सिटीजन पे कुछ रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट के चलते हैं और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के चलते हैं। जैसे अब हम अरुणाचल में रह रहे हैं तो हमारे ऊपर कुछ रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट के चलेंगे और कुछ रूल्स अरुणाचल गवर्नमेंट के चलेंगे। तो हमें अलग अलग बांटा नहीं है कि आप
सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आओगे, आप स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आओगे। तो सिटीजन्स कॉमन होते हैं। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब उनके एरिया, उनका जो राइट्स हैं वो डिफाइंड होते हैं, क्या काम उन्हें करना है। और ये जो ज्यूरिसडिक्शन है ये वो अपने आप से डिसाइड नहीं करते हैं, इट इज डिसाइडेड बाय, ये ऑलरेडी डिसाइडेड एंड डिस्क्राइब्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया हुआ है कि ये वाला जो काम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये वाला काम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें चेंजेस टाइम के साथ अमेंडमेंट भी किए जाते हैं, चेंज भी लाए जाते हैं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं, जो बेसिक हैं, जैसे हमारी कंट्री सेकुलर है, हम डेमोक्रेटिव हैं, तो ये जो बेसिक हमारे प्रोविजंस हैं ये कांट बी चेंज यूनिलेटरली, यानी कि इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होता है उसका भी एक प्रोसेस होता है। कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, तो छोटे मोटे आर्टिकल्स, छोटे मोटे चेंजेस तो पार्लियामेंट ला सकती है, लेकिन अगर फंडामेंटल प्रोविजंस को चेंज करने की बात में आएगी तो उस समय वो यूनिलेटरली नहीं होगा, यानी कि एक ही गवर्नमेंट उसको चेंज नहीं करेगी। यूनियन गवर्नमेंट को उस समय स्टेट गवर्नमेंट का कंसर्ट लेना होगा। एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि क्या केवल एक ही स्टेट का? नो, इसके लिए भी अलग अलग रूल है। कुछ कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जिसमें कि उसको का आधे से ज़्यादा स्टेट का कंसर्ट चाहिए, तो ये डिटेल इतना आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन आप इतनी बात समझिए कि फंडामेंटल प्रोविजंस को चेंज करने के लिए स्टेट एंड यूनियन दोनों का कंसर्ट चाहिए होता है। नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, सोर्सेज ऑफ इनकम आर वेल डिफाइंड। स्टेट गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से होगी, ये बिल्कुल डिफाइंड होता है। किस सोर्स से इनकम सेंट्रल के पास जाने वाली है, किससे स्टेट के पास जाने वाली है। अगर किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई कंफ्यूजन होता है तो उस समय हमारे जो कोर्ट्स हैं, हमारी जो जुडिशरी है, उसको ये पावर है टू इंटरप्रेट और टू एक्सप्लेन। किसी बात पे कंफ्यूजन है, कोई आपस में क्लैश हो गया, कोई झगड़ा, कोई डिस्प्यूट हो गया, तो जुडिशरी उसको एक्सप्लेन भी करती है, उसको इंटरप्रेट भी करती है। कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज बहुत टेक्निकल होती है, तो कोई भी कंफ्यूजन है तो ये राइट केवल जुडिशरी को है उसको एक्सप्लेन करने का। अब आपको लगेगा कि ऐसा इतना हमारा जो ये सिस्टम फेडरल है इसको क्यों डेवलप किया गया है, क्यों नहीं एक ही तरह की गवर्नमेंट बना दी गई। तो इसके पीछे बेटे दो ऑब्जेक्टिव हैं। हमारा कंट्री इतना बड़ा कंट्री है कि हमारे यहाँ जोग्राफिकल, कल्चरल इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि पूरी कंट्री में अगर एक जैसा रूल चले, एक जैसे, हर कंट्री के हर एरिया की नीड अलग है, उसका हिस्टोरिकल, उसका जोग्राफिकल, उसका कल्चरल, ये सब बैकग्राउंड अलग है। तो हम एक यूनिफॉर्म पॉलिसी पूरी कंट्री के साथ करेंगे तो उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। लोकल नीड्स की हमको इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए और उसको हमको, जब हम उसको एड्रेस करेंगे लोकल नीड्स को, तभी डेवलपमेंट अच्छे से होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी लोकल नीड्स को ज़्यादा अच्छे से समझ सकती है, लोकल रिप्रेजेंटेटिव उसको ज़्यादा अच्छे से समझ के उसको ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी जो डाइवर्सिटी है उसको अकोमोडेट करने के लिए, उसको अच्छे से सब एडजस्ट होके रह पाए, इसके लिए हमने स्टेट गवर्नमेंट बनाई। लेकिन हमने स्टेट गवर्नमेंट, फिर आपको लगेगा कि केवल ठीक है स्टेट गवर्नमेंट ही काम कर लेती, फिर वाई दिस यूनियन गवर्नमेंट। तो अगर हम स्टेट गवर्नमेंट्स को वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं तो हो सकता था कि कंट्री की यूनिटी के लिए कभी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई थ्रेट हो जाता। हर एक स्टेट हो सकता है किसी एक लेवल पे आके इंडिपेंडेंस की मांग करने लगता और अपने को एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर करने की सोचने लगता। तो उस समय कंट्री को एक यूनाइट रखने के लिए, यूनिटी देने के लिए, जो हमारा एक की कॉन्सेप्ट है, हमारी जो स्ट्रेंथ है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसको बनाए रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो फेडरलिज्म इन दोनों ऑब्जेक्टिव को एक साथ पूरा करता है। तो आज के टॉपिक में आपको दो चीजें एकदम समझ में आ जानी चाहिए। नंबर 1, मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म, व्हाट इज फेडरलिज्म, पहली चीज। सेकंड, आपको पता चलना चाहिए व्हाट इज फेडरलिज्म एंड